वॉरेन बफे को आज कौन नहीं जानता, शायद दुनिया के सबसे बड़े, सबसे महान निवेशक। बिल्कुल। लेकिन एक मजे की बात यह है कि अगर आप खुद बफे से पूछें तो वो शायद कहेंगे कि ये टाइटल किसी और को मिलना चाहिए। हाँ, वो अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम का नाम लेंगे। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल। और ग्राहम सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक प्रोफेसर थे, एक थिंकर थे। उन्होंने ही स्टॉक मार्केट को एक तरह से जुए के अड्डे से निकालकर एक सीरियस प्रोफेशन बनाया। और इनकी फिलॉसफी किसी बुल मार्केट की देन नहीं थी, वो तो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की राख से निकली थी। सही बात है, इसीलिए उनके हर विचार के केंद्र में एक ही चीज है, पैसा गंवाना नहीं है, कैपिटल को बचाना है। तो आज हम बेंजामिन ग्राहम के उन्हीं टाइमलेस आइडियाज पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास उनके दो सबसे बड़े कामों से जुड़े नोट्स हैं। एक तो सिक्योरिटी एनालिसिस जो 1934 में आई थी, और दूसरी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1949 में। हाँ, और हमारा मिशन है इन भारी भरकम किताबों के सबसे जरूरी आइडियाज को आज के दौर के लिए समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। इन आइडियाज को समझना आज मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ग्राहम की फिलॉसफी के सबसे बड़े पिलर से शुरू करते हैं, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल और पावरफुल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम दाम पे खरीदना। जैसे ग्राहम का वो फेमस कोट है, $1 की चीज 50 सेंट में खरीदो। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए कोई एक घर खरीद रहा है, तो एक तो होती है उसकी मार्केट प्राइस, जो पड़ोसियों की देखा देखी और रियल एस्टेट के बूम बस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। हाँ, जो डिमांड सप्लाई तय करती है। और एक होती है उसकी असली कीमत, जो उसके साइज, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन सब पर निर्भर करती है। तो ग्राहम यही कह रहे थे कि मार्केट के शोर पर नहीं, घर की असली कीमत पर ध्यान दो और इसे डिस्काउंट पर खरीदने का इंतजार करो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। बिल्कुल। और ग्राहम इस कॉन्सेप्ट को आप कह सकती हैं एक्सट्रीम पर ले गए थे। उनकी एक बड़ी मशहूर स्ट्रैटेजी थी जिसे नेट नेट्स कहा जाता था। ओके, नेट नेट्स, ये क्या था? इसमें वो ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जिनकी स्टॉक मार्केट में कुल कीमत मार्केट कैपिटलाइजेशन उनकी वर्किंग कैपिटल से भी कम होती थी। एक मिनट रुकिए, मतलब कंपनी के सारे करंट एसेट्स में से अगर उसकी सारी देनदारियां चुका दी जाएं, तो भी जो बचेगा, हाँ, वो कंपनी की मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा। क्या आप ये कह रही हैं कि आप पूरी कंपनी को उसके बैंक में पड़े कैश और बाकी लिक्विड एसेट से भी कम कीमत पर खरीद सकते थे? और बिजनेस तो आपको प्रैक्टिकली मुफ्त में मिल रहा था। हाँ, यही मतलब है। ये कैसे संभव है? क्या वो कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर नहीं थीं? उनमें से कई थीं, लेकिन सारी नहीं। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन के बाद का माहौल ही ऐसा था। लोग अच्छी बुरी हर कंपनी से डर के भाग रहे थे। तो ग्राहम इसी डर का फायदा उठाते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर आप ऐसी 20-30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना लें तो कुछ भले ही फेल हो जाएं, लेकिन ज्यादातर वापस अपनी असली कीमत पर आ ही जाएंगी। और यही जो डिस्काउंट है, ये 50 सेंट वाला $, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब ये आपको गलतियों से बचाता है। अगर आपकी एनालिसिस थोड़ी मान लीजिए गलत भी निकली, तब भी आपके पास इतना बड़ा कुशन है कि आप पैसे नहीं गंवाएंगे। राइट। एग्जैक्टली। वॉरेन बफे इसकी तुलना एक पुल बनाने से करते हैं। अच्छा। सिर्फ 10,000 पाउंड के ट्रक चलाते हैं। निवेश में यही सेफ्टी मार्जिन है। ये आपको रातों को शांति से सोने देता है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हुआ कि सस्ता खरीदो, और इतना सस्ता खरीदो कि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन सस्ते दाम मिलते कब हैं? जब मार्केट में हाहाकार मचा हो। और ज्यादातर लोग तो मार्केट गिरने पर डर जाते हैं। यहीं पर ग्राहम का दूसरा और शायद सबसे शानदार आइडिया आता है। हाँ, और ये आइडिया शायद किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे पावरफुल मेंटल टूल है। ये एक छोटी सी कहानी है जो आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों से बचा सकती है। मिस्टर मार्केट की कहानी। मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं, सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। अब ये जो पार्टनर है ये बड़ा मूडी है, मतलब बाइपोलर जैसा। हाँ, समझ लीजिए। वो हर रोज आपके पास आता है और आपको अपनी कंपनी के हिस्से खरीदने या बेचने के लिए कीमत बताता है। और जाहिर है उसकी बताई कीमत हमेशा लॉजिकल नहीं होती होगी। कभी नहीं। कुछ दिन वो बहुत ज्यादा खुश और आशावादी होता है और आपके हिस्से की एक बेतुकी सी ऊंची कीमत लगाता है, और कुछ दिन वो बहुत डरा हुआ और निराश होता है और आपको बेहद कम
डिप्रेस्ड कीमत पर अपने हिस्से बेचने को तैयार हो जाता है। और यहाँ पर सबक ये है कि सबक ये है कि मिस्टर मार्केट को अपना मालिक मत बनाओ। वो आपकी सेवा के लिए है, आपको हुक्म देने के लिए नहीं। अच्छा, जब वो डला हुआ है और आपको 50 सेंट में डॉलर बेच रहा है तो खरीद लो। जब वो बहुत लालची होकर आपको $2 में डॉलर खरीदने को कह रहा है तो उसे बेच दो। और अगर उसकी कीमत आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसे नजरअंदाज करके अपना काम करते रहो। मतलब बाजार की भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। हाँ। और इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा भी है। क्या? आप मार्केट के टॉप या बॉटम को पकड़ने के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आप बस एक अनुशासन का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, बाजार को अपना गुरु नहीं, अपना नौकर समझो। और इस अस्थिरता से डील करने के लिए उन्होंने 2 बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां भी दी। क्या थी वो? पहली, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी हर महीने या हर तय समय पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे एवरेजिंग हो जाती है। हाँ, जब मार्केट नीचे होगा तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रोज रोज मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते। और दूसरी स्ट्रैटेजी? दूसरी है स्टॉक और बॉन्ड में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना। ग्राहम का पहला नियम था कैपिटल को सुरक्षित रखना। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि एक इन्वेस्टर को अपना पैसा स्टॉक और बॉन्ड दोनों में बांटना चाहिए। क्या कोई रेशियो दिया था उन्होंने? उन्होंने 25% से 75% तक की एक रेंज दी थी। जब स्टॉक बहुत महंगे लगे तो बॉन्ड में पैसा बढ़ा दो, जब स्टॉक मिस्टर मार्केट की वजह से सस्ते मिल रहे हों तो उनमें अपना निवेश बढ़ा दो। ठीक है, तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मिस्टर मार्केट को समझ लिया, लेकिन ग्राहम का कहना था कि ये दोनों औजार बेकार हैं अगर इन्हें चलाने वाला ही सही ना हो। बिल्कुल। यहीं पर निवेशक की अपनी साइकोलॉजी और पर्सनालिटी की बात आती है ना। हाँ, और ये पॉइंट आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्राहम ने सबसे पहले एक बहुत बड़ा और क्लियर फर्क किया। किसके बीच? निवेशक और सट्टेबाज के बीच। एक निवेशक के लिए स्टॉक किसी बिजनेस में हिस्सेदारी का टुकड़ा है, वो कंपनी के मालिक की तरह सोचता है। जबकि एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक सिर्फ एक टिकर सिंबल है जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रहा है। और उसकी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि कल कोई और उसके लिए ज्यादा पैसे देगा या नहीं। सट्टेबाज प्राइस के मूवमेंट पर बेट लगाता है, निवेशक बिजनेस की वैल्यू पर फोकस करता है। उन्होंने कहा था कि सट्टेबाजी बुरी नहीं है। नहीं, उनका कहना था कि सट्टेबाजी में कोई बुराई नहीं है अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। और उन्होंने निवेशकों को भी 2 कैटेगरी में बांटा था, राइट? हाँ, एक्टिव या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और पैसिव या डिफेंसिव इन्वेस्टर। इसमें क्या फर्क है? एक्टिव इन्वेस्टर वो है जो इस काम में अपना पूरा समय और दिमाग लगाने को तैयार है। वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है, मैनेजमेंट को समझता है, इंडस्ट्री को एनालाइज करता है। ग्राहम के लिए रिस्क इक्वल्स रिटर्न का जो पॉपुलर फॉर्मूला है वो गलत था। उनका फॉर्मूला था काम इक्वल्स रिटर्न। आप जितनी ज्यादा मेहनत और स्मार्ट एनालिसिस करेंगे, आपको उतने बेहतर रिटर्न मिलेंगे। और डिफेंसिव इन्वेस्टर? डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जिसके पास इतना समय या इंटरेस्ट नहीं है और वो बस एक सैटिस्फैक्ट्री मतलब ठीक ठाक औसत रिटर्न से खुश है। आज के ज़माने में इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो इंडेक्स फंड में निवेश करना होगा। के एवरेज के बराबर रिटर्न कमा लेना भी कोई छोटी बात नहीं है। डेटा साफ दिखाता है कि ज्यादातर एक्टिव मैनेजर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं वो लंबे समय में एवरेज से भी कम कमा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। ग्राहम ने ये सब मतलब 70-80 साल पहले लिखा था। क्या ये तरीके आज भी काम करते हैं? खासकर तब जब उनके सबसे होनहार स्टूडेंट वॉरेन बफे ने खुद उनके तरीकों में बड़े बदलाव किए। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है और यहीं ग्राहम के दर्शन का विकास दिखता है। ग्राहम की जो शुरुआती नेट वाली स्ट्रैटेजी थी उसे अक्सर सिगार बट इन्वेस्टिंग कहा जाता है। सिगार बट मतलब सिगार का बचा हुआ टुकड़ा? हाँ, सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक फेंका हुआ सिगार का टुकड़ा मिलता है जिसमें बस एक आखिरी कश बाकी है। ठीक है। वो फ्री है, आप उसे उठाते हैं, एक मुफ्त का पफ लेते हैं और फेंक देते हैं। वो बहुत फायदेमंद पफ था क्योंकि वो मुफ्त था। अच्छा। ग्राहम की शुरुआती इन्वेस्टिंग कुछ ऐसी ही थी। ऐसी बेकार कंपनी ढूंढो जो इतनी सस्ती हो कि उसमें से एक आखिरी पफ ऑफ प्रॉफिट निकाला जा सके और फिर उसे बेच दो। इसमें बिजनेस की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं था। तो बफे ने इससे आगे बढ़कर क्या किया? बफे पर उनके पार्टनर चार्ली मंगर का बहुत बड़ा प्रभाव था। मंगर ने बफे को समझाया कि एक शानदार बिजनेस को ठीक-ठाक कीमत पर खरीदना एक ठीक-ठाक बिजनेस को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। मतलब
क्वालिटी पर फोकस करो। हाँ, क्वालिटी पर फोकस करो। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण सीज कैंडीज में उनका निवेश है। बिल्कुल, सीज कैंडीज 1972 में जब बफे ने खरीदी तो वो आंकड़ों के हिसाब से सस्ती नहीं थी। वो कोई सिगार बट नहीं थी, लेकिन उसका ब्रांड जबरदस्त था। ग्राहकों के मन में दशकों का भरोसा था और कंपनी के पास हर साल अपनी कैंडी की कीमतें बढ़ाने की पावर थी, बिना ग्राहक खोए। और बफे ने महसूस किया होगा, उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की क्वालिटी कंपनी को सालों तक होल्ड करने से जो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा वो 100 सिगार बट से जल्दी मुनाफा कमाने से कहीं ज्यादा होगा। इस बदलाव का कोई तकनीकी कारण भी था क्या? मतलब उस समय के एनालिसिस और आज के एनालिसिस में कोई बुनियादी फर्क? हाँ, एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण था। ग्राहम का सारा विश्लेषण मुख्य रूप से कंपनी की बैलेंस शीट पर आधारित था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके समय में कंपनियों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश करना जरूरी नहीं था। फ्री कैश फ्लो जैसी जरूरी मेट्रिक जो आज किसी भी बिजनेस की वैल्यूएशन का दिल मानी जाती है, उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अच्छा, तो वो एसेट्स पर ज्यादा फोकस करते थे। हाँ, जानकारी की कमी ने ही उनके विश्लेषण के तरीके को एक सीमा में बांध दिया था। तो इसलिए ग्राहम की किताबों को आज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। बफे खुद कहते हैं कि वो सिक्योरिटी एनालिसिस का 1940 वाला दूसरा एडिशन पसंद करते हैं, जो ग्राहम के मूल विचारों के सबसे करीब है। लेकिन जो नया 2008 का छठा एडिशन है, उसमें आज के बड़े इन्वेस्टर्स की कमेंट्री है, जो इन पुराने सिद्धांतों को आज के बाजार से जोड़ने में मदद करती है। मिस्टर मार्केट की कहानी हमें वापस इंसानी भावनाओं पर ले आती है। शायद एक निवेशक के लिए सबसे बड़ा खतरा सेंसेक्स या निफ्टी नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। हाँ, और यहीं पर बिहेवियरल फाइनेंस की बात आती है। बिल्कुल। निवेशक अक्सर कॉग्निटिव बायसेस का शिकार होते हैं। ये हमारे दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट हैं जो हमें जल्दी सोचने में मदद तो करते हैं, लेकिन अक्सर हमें तर्कहीन मतलब इरैशनल फैसलों की ओर ले जाते हैं। ग्राहम ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मिस्टर मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट इसी साइकोलॉजी पर आधारित था। आज के दौर के हिसाब से कुछ कॉमन बायसेस के उदाहरण क्या होंगे? बहुत सारे हैं, पर कुछ बहुत कॉमन है। पहला है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, ये क्या होता है? ये वो आदत है जिसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते और पढ़ते हैं जो हमारी मौजूदा सोच से मेल खाती है। अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है तो मैं सिर्फ उसके बारे में अच्छी खबरें ही पढ़ूंगा और बुरी खबरों को नजरअंदाज कर दूंगा। अच्छा, और दूसरा है बैंडवैगन इफेक्ट यानी भेड़ चाल। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, कोई स्टॉक या क्रिप्टो सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि सब खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये बुल मार्केट में लालच और बेयर मार्केट में डर का सबसे बड़ा कारण है। एक और खतरनाक बायस है रीसेंसी बायस। इसमें क्या होता है? इसमें हम हाल में हुई घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर मार्केट पिछले 2 साल से ऊपर जा रहा है तो हमें लगने लगता है कि ये हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा और हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। और एक आपने बताया था ऑस्ट्रिच इफेक्ट, ये शुतुरमुर्ग वाला असर। हाँ, जैसे शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर रेत में अपना सिर छिपा लेता है, वैसे ही निवेशक मार्केट गिरने पर बुरी खबरों को नजरअंदाज करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि जब मार्केट बहुत गिर रहा होता है तो लोग अपने पोर्टफोलियो को चेक करना ही बंद कर देते हैं। वो प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहते। हाँ, इन सभी दिमागी जालों को समझना और इनसे बचना ग्राहम के तर्कसंगत रहने के सिद्धांत का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि बेंजामिन ग्राहम के जो मूल सिद्धांत है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट की अस्थिरता को दोस्त बनाना और खुद को एक निवेशक के तौर पर समझना, ये आज भी उतने ही पावरफुल है। बिल्कुल। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई फॉर्मूलों का सेट नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। ये अनुशासन, धैर्य, गहराई से सोचने और सबसे जरूरी भीड़ के खिलाफ चलने की हिम्मत पर टिकी है। और ये आसान नहीं है। शायद इसीलिए ये काम भी करती है। अंत में हम एक सवाल के साथ